हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी भारत वृद्धावस्था रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया है कि 2050 तक भारत में 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जो जनसंख्या है निम्नलिखित तक बढ़ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 149 मिलियन तक बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। फिर भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यू दिल्ली। फिर है सीमित देयता भागीदारी फर्म में भागीदारों की जो अधिकतम संख्या है वो क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, असीमित। फिर अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है हमारा स्टेटमेंट कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में शुरू की गई थी। फिर दूसरा स्टेटमेंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पकालिक या दीर्घकालिक खेती की आवश्यकता फसल कटाई के बाद के खर्चों को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करती है। तो ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बोथ, इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। नेफेड की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है नेफेड की स्थापना जो है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि इसने विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन से दूर संक्रमण का नेतृत्व करने का निर्देश दिया है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सही नहीं है। बाकी याद रखिएगा COP28 में हमारा ये बिल्कुल सही है, ग्लोबल स्टॉक टेक COP28 का ही केंद्रीय परिणाम है और ग्लोबल स्टॉक टेक लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा चर्चे में भी था। इसने वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करने की सीमित करने की आवश्यकता को पहचाना है। ये सब तो मतलब बिल्कुल करेक्ट है, हमें सबको पता है। फिर इसने कोयला बिजली के त्वरित चरण डाउन पर जोर दिया है। हाँ, इसने फेज डाउन पर जोर दिया ना कि फेज आउट पे। कोयले से जो बिजली बनाते हैं उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के साथ संघ कर राजस्व बंटवारे के लिए दिए गए हस्तांतरण सूत्र में वन एवं पारिस्थितिकी को कितना प्रतिशत भार दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रामसर स्थल दिए हुए हैं, फिर उनसे संबंधित रखने वाले क्या है, राज्य दिए हुए हैं और दोनों को मैच करना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है हमारा अघनाशिनी। अघनाशिनी मुझे याद है कि अघनाशिनी जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, अघनाशिनी जो है वो है कर्नाटक में, नोट डाउन कर लीजिए। फिर है हमारा लॉन्गवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु, ये सही है। फिर है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, मगधी केरे रिजर्व भी है, ये भी कर्नाटक में ही है। कहाँ है, कर्नाटका में। ये दोनों हमारा कर्नाटक में है, मतलब ये दोनों करेक्टली मैच नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने पैरा पैरा ट्रेंचाइना नीला नामक नीले रंग की एक चींटी की नई प्रजाति की खोज कहाँ की है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2024 में जारी जल जीवन मिशन के रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो टॉप 10 में प्रथम है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो जिला है वो जल जीवन मिशन में क्या है, उत्तर प्रदेश का जिला टॉप 10 में प्रथम आया है मिर्ज़ापुर। फिर हाल ही में किस राज्य के या केंद्र सरकार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो शुरू करने की घोषणा की है, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब न्यू दिल्ली। फिर अगर देखें कि हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना लॉन्च किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर निम्नलिखित स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहले देख लेते हैं, भारत में हल्दी उत्पादन वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से क्या है,
अधिक है। फिर है ये तो 75% से अधिक, ये वाला जो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि 75% जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 62% से अधिक है। फिर सर्वाधिक हल्दी उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं कर्नाटक है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में हल्दी उत्पादन की वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% से अधिक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और वैश्विक व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है हल्दी के लिए 62% से अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। मुझे लगा ये इंटरचेंज है, लेकिन नहीं, ये दोनों डेटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और सर्वाधिक हल्दी उत्पादन राज्य महाराष्ट्र है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र है। पहला तो जनरली पूछा ही जाता है, वन लाइनर क्वेश्चंस में भी पूछ दिया जाता है, तो ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के विषय में कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला हमारा दिया हुआ है कि इसकी जो शुरुआत है 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 2021 में क्या किया गया था, इसे शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को। फिर हमारा अगला स्टेटमेंट है कि योजना के अंतर्गत सरकार एवं नागरिकों के मध्य क्या है, सहयोग की राशि 50-50% निर्धारित है। फिर योजना की पात्रता के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो मूल निवासी है वो होना बहुत अनिवार्य है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ इको पर्यटन सर्किट जो है पीलीभीत, ये सुमेलित है। रामायण पर्यटक सर्किट में महाराजगंज नहीं आता है, बल्कि हमारा नंदीग्राम आता है, अयोध्या आता है, श्रृंगवेरपुरम आता है, चित्रकूट आता है, लेकिन महाराजगंज नहीं आता। बाकी अवध पर्यटन जो सर्किट है उसमें हमारा आता है देवा शरीफ, और ब्रज पर्यटन सर्किट में हमारा आगरा आता है। तो ये सब हमारा ठीक है, ये हमारा बी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वो सुमेलित नहीं है। देखो, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वायु प्रदूषक है। तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की जो प्रक्रिया है वो हमारा कहलाती है जैव उपचार। ये तो मतलब आप इसे ऑप्शन पढ़ के ही जान जाते कि कौन सा करेक्ट आंसर है। फिर हमारा पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं। पारे और नाइट्रेट से, तो ये हमारा है मिनी माता रोग और ब्लू बेबी सिंड्रोम, सॉरी हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कालानुक्रम क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाबार्ड की जो स्थापना है, याद रखिएगा वो शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 1982। कृषि लागत एवं कीमत आयोग, इसकी जो स्थापना है वो 1985 में हुई है। फिर अगर हम बात करें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो हमारा स्थापना हुआ है वो 1998 में हुआ है, 1998 में। फिर उसके बाद अगर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये हमारा हुआ है 1975 में। अगर इस तरह से हम बिठाएं तो हमारा जो 4 है वो पहले आएगा, ठीक है। बेसिकली हमारा आंसर जो है वो ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। फिर दूसरा है, सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो संस्तुति है पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में दी जाती है। ये दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं यहाँ पे उत्पादन कारक दिया हुआ है और फिर पारिश्रमिक दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है, पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्थिर प्राकृतिक संसाधन, स्थिर प्राकृतिक संसाधन लगान, ये बिल्कुल सही है। मानव श्रम हमारा उत्पादन कारक है और इसकी मानव श्रम के बदले हम उसे क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं, ये भी सही है। उद्यमिता के बदले हमें ब्याज नहीं, बल्कि उद्यमिता के बदले क्या मिलता है, हमें लाभ मिलता है, ठीक है। मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर अगर बात करें भारत में नीली क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। और याद रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है उन्हें कहा जाता है, इन्हें तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। फिर वर्गीस कुरियन, आपको पता होगा कि ये श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। फिर हमारा है स्वामीनाथन, ये तो भारत में कहे जाते हैं किसके, हरित क्रांति के जनक हैं। फिर इसी तरीके से आपको याद रखना है कि स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपख तुतेज कहे जाते हैं, विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और गुलाबी क्रांति के कहे जाते हैं दुर्गेश पटेल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो होता है जिसे हम कहते हैं एनएफएसए एक्ट, एनएफएसए एक्ट ना 2023, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को क्या करती है, शामिल करती है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, यदि हम देखें कि पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज जो है 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। फिर 18 वर्ष आयु से अधिक की महिला जो है परिवार की मुखिया होगी, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो ऑल है वो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर अगर बात करें कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के बारे में, निम्नलिखित में से किन वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है, तो ये राज्य भूमि विकास बैंक को, राज्य सहकारी बैंक को, निर्यात आयात बैंक को नहीं उपलब्ध कराता है जो नाबार्ड होता है वो पैसे। फिर है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये भी सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो राजकोषीय नीति आएगा, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, अपस्फीति एवं सरकारी बजट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ऑल, ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत सरकार ने 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की थी और इसके अन्य जो सदस्य थे वो प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल और डॉक्टर वी.के. आरवी थे। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार 1948-49 के लिए भारत की जो राष्ट्रीय इनकम थी वो थी 8,650 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय थी 246 रुपए। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो सेवा क्षेत्र से भारत को सबसे ज़्यादा जीडीपी का बड़ा भाग प्राप्त होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मांग पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, सकल मूल्यवर्धित यानी जीवीए आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो जीवीए होता है वो आपूर्ति पक्ष से दर्शाता है और जीडीपी मांग पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, बोथ इसका करेक्ट आंसर है। फिर यदि देखें अगला क्वेश्चन कि अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक जो संरचनाएं हैं वो सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। फिर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होगी कृषि की हिस्सेदारी अधिक होती है, ऐसा कहना ये हर सिचुएशन में सही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जीडीपी में हमारा सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से भी स्टेबल ही है, तो ये कहना हर सिचुएशन में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बी जो है वो रॉन्ग है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधार से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि उसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, तो इसे हम चकबंदी कहते हैं। और हदबंदी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को क्या किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है बेसिकली। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि बात करें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जाने वाली मदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। हाँ तो ये बिल्कुल सही है। फिर मकान मालिक द्वारा स्व आवास हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले मकान का आरोपित किराया, ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है।
सॉरी, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखते हैं। उपर्युक्त में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, नहीं है बोल रहा है ना, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, और किस किस को सम्मिलित किया जाता है पहले ये देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य नेशनल इनकम में शामिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा शामिल होता है। फिर हम मकान मालिक द्वारा स्व आवास हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले मकान पर आरोपित किराया, ये भी शामिल होता है। ब्रोकर्स कमीशन भी शामिल होता है। किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में यदि वृद्धि होती है तो भी शामिल होता है। और इसमें दिया है कि उपर्युक्त में से कौन सी जो मद है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती है। तो इसमें तो सबको शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस जो है वो थोड़ा गलत मुझे लग रहा है। एक बार मैं इसको अच्छी तरह से देखूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ। ये जो है सारे ऑप्शंस इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होगा ये ऑल होगा, जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूमि सुधार से संबंधित प्रमुख उद्देश्य थे? पहला तो था आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, बिल्कुल था। ग्रामीण गरीबी को दूर करना, बिल्कुल था। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ये भी था। पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि राज्य मछली चिन्ह के संदर्भ में कौन सा जो जोड़ा सही है। पहले तो मछली और फिर राज्य। घोल मछली जो है वो हमारा गुजरात, हाँ ये सही है। चितला हमारा उत्तर प्रदेश। मांगुर मछली कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल बिहार की राज्य मछली हमारा क्या है? मांगुर, बिहार। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं जानती हूँ बहुत सर घूम जाता है, लेकिन पढ़ने से ही होगा। उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए और बार बार याद कीजिए। घोल मछली गुजरात की राज मछली है, चितला मछली जो उत्तर प्रदेश में, और फिर है मांगूर हमारा बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम मुद्रा के अवमूल्यन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आइए पढ़ते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अवमूल्यन के कारण निर्यात महंगा एवं आयात सस्ता हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। फिर है चालू खाते में सुधार होता है। दूसरा, कुल मांग में क्या होती है? कमी हो जाती है। और कौन सा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सही नहीं है पूछ रहा है। सही है बोलकर आंसर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली हमको रीड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अवमूल्यन क्या होता है। तो याद रखिएगा, किसी देश के द्वारा अन्य मुद्रा एवं मुद्राओं के समूह के सापेक्ष में क्या होता है? जब भारत का जो मूल्य है मुद्रा का वो कम हो जाता है अन्य देशों के सापेक्ष, तो बेसिकली क्या होता है कि ये मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन से याद रखिएगा, निर्यात जो होता है वो सस्ता हो जाता है। आयात जो होता है बाहर के देशों से जो मंगाना वो बिल्कुल महंगा हो जाता है। फिर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है क्योंकि निर्यात सस्ता हो जाता है। तो भारत के लोग क्या करेंगे? बाहर बहुत कंट्री में निर्यात करने लगेंगे, तो उससे भारत को क्या होगा? बहुत सारा इनकम जनरेट होगा। तो इस तरह से भारत में आर्थिक विकास हो जाएगा मुद्रा के अवमूल्यन से। फिर उसके बाद मुद्रास्फीति में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मूल्य जो हो जाता है वो महंगा हो जाता है। फिर है चालू खाता घाटे में क्या होता है? सुधार होता है। कुल मांग में भी वृद्धि होने लगती है। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे बोल रहा है सही नहीं है। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है कि निर्यात महंगा होता है, निर्यात तो सस्ता होता है, आयात महंगा होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चालू खाते में सुधार होता है, सही है। कुल मांग में भी वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है, ये भी गलत है। और गलत ही पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा, यह न तो मुद्रा और न ही आईएमएफ का दावा, बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं का एक संवारित दावा है। उपर्युक्त वाक्यांश निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे हम एसएलआर के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके लिए बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तारापोर समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो तारापोर समिति जो है वो पूंजी खाते पर मुद्रा की परिवर्तनीयता से संबंधित है। अभी हाल ही में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूंजी खाते पर मुद्रा की परिवर्तनीयता से रिलेटेड है तारापोर समिति। इस तरह से बहुत सारे जो 4-5 समिति जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
वो भी उसमें साथ में पूछे गए थे, मैच द कॉलम था। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको याद कर लीजिए। फिर एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, को अक्सर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये बिल्कुल हॉट मनी होती है। हॉट मनी क्या होती है पता है आपको? मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हॉट होती है तो क्या होता है कि मतलब जैसे पानी गर्म किए वो हॉट हुई, तो जो भाप है वो उड़कर ऊपर उठने लगता है। उसी तरीके से विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो जब होता है और तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जब भी मतलब अर्थव्यवस्था जो होती है बेसिकली बोल सकते हैं इनस्टेबल होती है, मतलब कि वो स्टेबल नहीं रहती है, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे निकाल कर भागने लगते हैं। इसीलिए इसे हॉट मनी बोला जाता है, मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं है एफपीआई में, जैसे कि एफडीआई हमारा स्टेबल मनी होता है ना, बिल्कुल वैसे। तो इसलिए इसे हॉट मनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है भुगतान संतुलन के संदर्भ में किससे या किनसे चालू खाता घाटा बनता है? चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? बिल्कुल, करंट अकाउंट बेसिकली दृश्य खाता तथा अदृश्य खाता को मिलाने से चालू खाता बनता है। इसमें दृश्य अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं। और याद रखिएगा कि जो चालू खाता घाटा सॉरी जो चालू खाता होता है, उसमें हमारा सम्मिलित होता है व्यापार संतुलन और हमारा अदृश्यों का संतुलन। बाकी ये विदेशी परिसंपत्तियाँ और विशेष आहरण अधिकार जो होता है, वो हमारा पूंजी खाते में शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन देखते ही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे। देखते हैं। परम गरीबी शिक्षा, भोजन, पेयजल एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं तक पहुँच से गंभीर रूप से वंचित रहने की स्थिति है। ये बिल्कुल सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की जो परिभाषा है, ये हमारा दिया था 1995 में, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।